यूपीएससी फोबिया क्या है? 10वीं में 46% और उसके बाद आपने सिविल सर्विस क्रैक करी है। अंक जो होते हैं ना, आपकी काबिलियत का पैमाना नहीं होते। काबिल बनो, काबिलियत झक मारकर आपके पीछे आएगी। कि कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? घंटे से ज्यादा क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए हमें। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कैसे बने आप? मेरी फिटनेस बहुत खराब हो गई थी। से नो टू स्टेरॉइड, ये क्या है? कि स्टेरॉइड पूरी तरह से बैन है। फिट रहने के लिए जिम जाना जरूरी है? फिट रहने के लिए नियत चाहिए। अगर फिटनेस को लेकर कोई एग्जाम बनाया जाए तो उसके पहले 3 सवाल क्या होने चाहिए? आप सिविल सर्विस और फिटनेस को कैसे बैलेंस करते हैं? बहुत सिंपल है सर। शर्ट के पीछे कितनी शानदार बॉडी छुपा रखी है आपने। बिल्कुल तो ये मछलियां दिखा दीजिए। चाय छोड़ना ज्यादा मुश्किल है या चीनी? चाय और चीनी दोनों छोड़ देने चाहिए। पहला प्यार कब हुआ था आपको? नमस्कार, आदाब, वेलकम टू एमके टॉक्स। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सीनियर आईआरएस अधिकारी, फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र यादव जी। नरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मोहसिन भाई। कैसे हैं आप? एकदम फर्स्ट क्लास। आप फर्स्ट क्लास हैं। पहले मुझे ये बताइए, मैंने आपका इंट्रोडक्शन जो दिया, जो तारुफ कराया, वो सही है? बिल्कुल सही है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि जब हम अधिकारी की बात करते हैं, खासतौर से सिविल सर्वेंट, सरकारी अधिकारी, तो एक इमेज निकल के आती है, पेट निकला हुआ होगा, थोड़ा अनफिट होंगे, थोड़ा नहीं अब समय, मोहसिन भाई, अब समय बदल रहा है और जो भारत सरकार के सिपाही हैं वो भी अच्छे, फिट, हेल्दी, और अब जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है कि भाई फिट इंडिया का जो आंदोलन शुरू किया है कि भाई सबको फिट बनना है, चाहे अधिकारी हो चाहे सामान्य नागरिक हो, तो हम लोग उसका झंडा बुलंद कर रहे हैं। एज ए सिपाही हम चाहते हैं कि यानी आप ये कंफर्म कर दो हमारे दर्शकों को कि भाई आप वाकई में सीनियर आईआरएस अधिकारी हैं, सिविल सर्वेंट हैं। मैंने गलत इंट्रोडक्शन नहीं दिया, क्योंकि देखने के बाद लोगों को लग रहा होगा शायद मैंने कोई मॉडल बिठा दिया है, कोई हीरो टाइप आदमी बिठा दिया है और गलत मैं तारुफ करा रहा हूँ, परिचय दे रहा हूँ। नहीं मोहसिन भाई, आई बिलोंग टू 2009 बैच, तो लगभग 16 साल की नौकरी हो गई। तो 16 साल की नौकरी होगी। जल्दी आ गया था नौकरी में। जैसे अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद पहले अटेम्प्ट में ही सिविल सर्विसेज क्रैक कर लिया था। तो थोड़ा सा समय हो गया, लेकिन लोगों को लग सकता है कि कम समय हुआ होगा अभी। इसीलिए मैंने तो बहुत सारी बातें आपसे करेंगे, क्योंकि जब भी सिविल सर्विस की बात आती है, सिविल सर्वेंट की बात आती है, तो लोगों के मन में एक तो फोबिया बहुत बड़ा है यूपीएससी को लेकर, और उसे लेकर तमाम तरह के मिथ हैं लोगों, और जो खासतौर से तैयारी करते हैं उनके दिमाग में भी तरह तरह के सवाल होते हैं, कैसे पढ़ें, क्योंकि हिंदुस्तान में ज्ञान देने वाले बहुत हैं। तो यंगस्टर्स को बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। उसके बारे में लंबे चौड़े आपसे बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे बिंदुवार तरीके से सारे सवालों के जवाब निकलें। फिर आपकी फिटनेस को लेकर तमाम सवाल हम करेंगे। सबसे पहले यूपीएससी फोबिया क्या है? क्योंकि यूपीएससी फोबिया को लेकर तमाम बातें होती हैं, और खासतौर से जो नौजवान पीढ़ी जो आ रही है, जो तैयारी कर रही है, एक डर बैठा हुआ है। यूपीएससी के नाम से डरते हैं कि यार ये क्लियर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कैसे क्लियर होगा, क्या करना चाहिए, कुछ बताना चाहे तो। देखिए मोहसिन भाई, क्या होता है ना, कई लोगों को ऊंचाई से डर लगता है। सामान्य जीवन में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग होते हैं, अगर आप उनको तीसरी मंजिल पे ले जाइए तो थोड़े थोड़े पैर लड़खड़ाने लग जाते हैं। अब यूपीएससी क्या है कि ऑल ऑफ सडन आपको बहुत, मतलब ऐसा एग्जाम है कि आप अपने इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम भी माना जाता है। तो जब आप इमेजिन करते हो कि मुझे इस एग्जाम को क्लियर करना है, तो कई लोगों के पैर जो है लड़खड़ाने लग जाते हैं। मतलब मैं बोलूंगा कि मानसिक गरीबी, आप मन से ही नहीं सोच पा रहे हो कि आप यूपीएससी कर सकते हो, तो आप थोड़ा सा हिल जाते हो कि भाई इस एग्जाम को मैं पास कर सकता हूं कि नहीं। और फिर कई तरह के प्रश्न उठते हैं कि भाई 0.001%, 2% लोग इस एग्जाम को पास कर रहे हैं, तो मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये बहुत सारे डाउट्स आते हैं। इसीलिए जो फोबिया होता है ना, वो उसी तरह का फोबिया है जैसे लोगों को ऊंचाई पे जाके डर लगता है कि भाई मैं वहां पे जा कह सकता हूं, उनको भरोसा ही नहीं होता है, इसलिए वो फोबिया चढ़ जाता है कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन एक बात और है, आमतौर पर ये माना जाता है कि यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने के लिए बड़ा समझदार होना चाहिए, नंबर्स बहुत अच्छे आने चाहिए, स्कूल में इंटेलिजेंट होना चाहिए। अगर हमारी जानकारी सही है, आपकी पढ़ाई में कोई खास रुचि थी नहीं, 10th 12th ग्रेजुएशन, इसमें मार्क्स कुछ ज्यादा अच्छे आए नहीं थे, सही बात है? पहले हाई स्कूल 45%, तो डेफिनेटली 45% आप कहाँ रैंक करोगे, कहाँ अच्छा है? हाई स्कूल में 45%, 45 और 46 कुछ ऐसा ही है। तो जब हाई स्कूल में 46% आए, उस समय सोचा था आपने कि कर लोगे, आप यूपीएससी क्लियर कर लोगे?
तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे यूपीएससी देना भी है। मेरे को तो इतना पता था कि जब मैं छोटा था, पापा एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं आपको या तो पीसीएस करना है या तो आईएएस करना है, इतना पता था। लेकिन ये यूपीएससी करवाती ये नहीं पता था। तो ये कैसे एकदम ऑल ऑफ सडन चेंज कैसे आया? नहीं, पढ़ाई लिखाई का तो दो चीजें हैं। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि अंक जो होते हैं ना, आपकी काबिलियत का पैमाना नहीं होते। आपके नंबर कुछ भी हो सकते हैं, आप 90% लेके आए, हो सकता है आपके 92, कई लोगों के तो आजकल 99 परसेंटाइल भी होते हैं, 99% भी लोग लेके आते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं कि आप बहुत काबिल हैं तो आपके नंबर आ रहे हैं। आप जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, अगर आपने अच्छे से रट लिया, कर दिया, तो आपके नंबर आ सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि जो काबिलियत होती है वो किसी कंपटीशन में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो वहां से आप जज करिए कि क्या है क्या नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि जो खासतौर से नौजवान पीढ़ी इस वक्त देख रही है और किसी भी कारण से अगर उनके स्कूल में नंबर्स कम है तो ऐसा नहीं हो, मैं उन्हें उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल यूपीएससी डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए। नंबर में फिर से बोलूंगा, नंबर चाहे कम हो, आपको एकदम से डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी काबिलियत का पैमाना आपकी मार्कशीट नहीं है। जब आप किसी कंपटीशन में जाएंगे, जो वहां रिक्वायरमेंट है वो अलग तरह की है। आप वहां जब compete करेंगे तब पता चलेगा आप कितने काबिल हैं। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि 10वीं में 46% आपके मार्क्स आए और उसके बाद आपने सिविल सर्विस क्रैक करी। हेड्स ऑफ टू यू। और बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन का काम करेगा। पहले अटेम्प्ट में। कितनी उम्र रही होगी आपकी? 22 साल। 22 साल। अरे वाह। आप एक बात बार बार कहते हैं कि सबसे ज्ञान लेना बंद करें, इसका क्या मतलब है? देखिए, आजकल क्या है कि अगर आप जो आज का समय, अगर मैं आज के दौर में बात करूं बच्चों के लिए, तो सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे टीचर भी आ गए हैं जो सोशल मीडिया के टीचर हैं और वो इन्फ्लुएंसर भी हैं। तो आप क्या है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीचर की, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हैं, जो मैं कई बार महसूस करता हूँ, नोटिस करता हूँ। तो इसीलिए बच्चों को बोलता हूँ कि क्या चीज़ सही है, आप सोशल मीडिया देखिए, समझिए, लेकिन जो चीज़ सही है उसमें अपनी बुद्धि विवेक अप्लाई करें कि आपको वो चीज़ तर्क पे है कि नहीं है, तभी आप उसको एडमिट करें। क्योंकि सोशल मीडिया पे आप चाहे यूपीएससी का ज्ञान ले लें, चाहे आप फिटनेस का ज्ञान ले लें, हर कोई जो है एक्सपर्ट बना हुआ है। जबकि सच्चाई ये है कि एक्सपर्ट बहुत कम लोग बन सकते हैं और होते ही बहुत कम है, मोहसिन भाई। तो फिर हमें छोटे में ये भी बता दीजिए, एक स्पोर्ट्स लवर यूपीएससी कैसे क्रैक कर जाता है? क्या चुनौतियां सामने आई? आप ये मानिए ना, स्पोर्ट्स लवर है तो इसका मतलब वो बॉडी उसकी फिट है। स्पोर्ट्स मतलब कि आप एक एथलीट हैं, आप फिट हैं। और मेंटल मतलब अगर आप कहते नहीं स्वस्थ शरीर है तो स्वस्थ मन ऑटोमेटिक हो जाता है। तो आप एकदम कहते नहीं जैसे ब्लेड शार्प होता है ना, आप उसी तरह से हैं। बस आपको थोड़ा अपने आप को अनुशासन में बांधने की जरूरत है, आपको थोड़ा फोकस्ड होकर काम करने की जरूरत है। अगर आप एकदम लेजर फोकस्ड हो जाएंगे पॉइंट की तरह ना, तो आप जहां मतलब कोई एग्जाम हो, बस उसका पैटर्न समझ लीजिए, तैयारी कर लीजिए, हो जाएगा। काबिलियत तो आपके अंदर है ही है ना। लेकिन हम ये देखते हैं कि माँ बाप तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन अक्सर ये देखने में आता है कि रिश्तेदार होते हैं, आस पड़ोसी वाले होते हैं, वो लोग टॉन्टिंग बहुत ज्यादा करते हैं। कभी ऐसा हुआ आपके माँ बाप से किसी ने कहा हो, आपके पड़ोस वालों ने, रिश्तेदारों ने, कि भाई नरेंद्र यादव से ये नहीं हो पाएगा, हमारा दोस्तों के साथ दिन भर घूमते रहते हैं? मैं अभी मोहसिन भाई कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था बच्चों के लिए। उसमें यही था, जैसे आजकल बारिश का सीजन है, तो बारिश के सीजन में क्या है कि अगर हल्की बारिश हो रही है और आप छतरी लेके जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे कि यार कोई बारिश हो रही, थोड़ी सी बारिश छतरी लेके जा रहा है, कितना पागल आदमी है। अब दूसरा इसका इंस्टांस देखिए, हल्की बारिश हो रही है, अगर आप ऐसे ही निकल गए भीगते भीगते, तो लोग क्या बोलेंगे, अरे भीग जाएगा, बीमार हो जाएगा। मतलब लोग जीने नहीं देंगे आपको। आप कुछ भी करेंगे ना, उनका पर्सपेक्टिव है आपको नीचे लेके आना। तो अपने को उसमें फंसना ही नहीं है। लोग क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। पड़ोसी बोलते थे, अरे तूने फिलॉसफी पढ़ रहा है, फिलॉसफी से कोई यूपीएससी पास नहीं होता। मेरे क्या फर्क पड़ता है, मेरे को पता है मैं क्या हूँ, मैं कर सकता हूँ, मुझे पता है। अगर हर कोई मेरे डिसीजन डिसाइड करने लग जाएगा कि मुझे क्या करना नहीं करना है, तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। जो कुछ भी आप कर रहे हो, किसी फील्ड में हो, कि आप कर सकते हो। अगर आपके अंदर से वो आवाज आ रही है तो आप वो काम कर सकते हो। यानी भरोसा इज द की। हाँ, बिलीव, सेल्फ बिलीव। आई एम फर्म बिलीवर सर, कि अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो व्हाट एवर यू वांट यू कैन डू। अगर दुनिया की सुनने लग जाओगे तो ऐसे जैसे छतरी का एग्जांपल मैंने दिया ना, वो कुछ न कुछ तो कहेंगे। ओके। तो कभी जब दोस्तों के साथ आप बैठते होगे तो यूपीएससी को लेकर उन्होंने आपका मजाक उड़ाया? आपने जब शेयर किया होगा अपने दोस्तों के साथ कि भाई अब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। भाई जब यूनिवर्सिटी में
आया जब तैयारी करने के लिए, तो लोग बताए ऐसे बच्चे भी जा रहे हैं तैयारी करने के लिए जिनके 46% है, 51% है। परसेंटेज को लेके बहुत मजाक बनाया गया मेरा, लेकिन मेरे को पता था कि मैंने पढ़ा नहीं है मोहसिन भाई, इसलिए मेरे नंबर नहीं आए। अगर मैं पढ़ूंगा, मेरे अंदर काबिलियत है, मैं कर सकता हूँ। तो मैं पैटर्न समझा यूपीएससी का कि भाई किसी एग्जाम को पास करने के लिए क्या पढ़ना है, पहले बेसिक्स क्लियर करना होगा, फिर एडवांस पे जाना पड़ेगा। तो मैं समझ गया जब पैटर्न को, तो मैं फिर बाहर की दुनिया से अपने आप को अलग किया और किताबों के साथ दोस्ती की, और जो भी चीज मुझे करना था, बेसिक्स क्लियर करना था, किया, एडवांस बुक पढ़ी। एक पैटर्न है, अगर आप फॉलो करेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहेंगे, तो डेफिनेटली आप क्लियर कर लेंगे। अच्छा, एक और बात, ये धारणा है, अब ये सही है या गलत है, ये आप बताएंगे कि यूपीएससी के लिए अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश पे कमांड होनी चाहिए, लेकिन हमारी जहां तक जानकारी है, आपका तो अंग्रेजी में हाथ बड़ा तंग था शुरुआत में, उसके बाद भी अभी भी थोड़ा तंग ही है, क्योंकि हार्डकोर हिंदी बेल्ट, तो ये अंग्रेजी में हाथ तंग होने के बावजूद यूपीएससी आपने क्लियर किया। भाषा आपकी काबिलियत का पैमाना नहीं हो सकती। हमारे यहाँ क्या है कि अभी जो मानसिकता है ना, वो थोड़ी सी लोगों को ऐसा लगता है कि हिंदी बोल रहा है तो इसके पास काबिलियत नहीं है, इसके पास ज्ञान नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भाषा तो सिर्फ एक्सप्रेशन का माध्यम है। आप दूसरे देशों में चले जाइए, चाहे जर्मनी हो, सब जर्मन बोले प्राउड फील करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या, अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे तो आप ज्ञानी बन जाते हैं कि आपको बहुत ज्ञान है। अगर आप हिंदी में कोई चीज एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आपको उतना वैल्यू नहीं की जाती है। लेकिन मेरा मानना हमेशा से रहा है कि भाई हिंदी जो है अपनी मातृभाषा है, अपनी राजभाषा है, तो अपने को हिंदी को तो प्रमोट करना ही करना है। लेकिन अगर आप हिंदी में एक्सप्रेस करते हैं तो इससे ये नहीं कि आपकी काबिलियत कम है। तो हिंदी सर्वोपरि है मेरे लिए। आज भी मैं हिंदी माध्यम का हूं और हिंदी को जो है सबसे ऊपर रखता हूं। तो यानी अब जो नौजवान इस वक्त देख रहे हो और किसी कारण से उनकी अंग्रेजी अच्छी ना हो, तो आप ये कह रहे हैं हताश होने की जरूरत नहीं है, यूपीएससी एग्जाम में जा सकते हो, क्लियर कर सकते हो। किसी भी एग्जाम में आप जा सकते हो। भाषा क्या, आप सीख लो, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना तो आप कर ही सकते हो, वो बड़ी चीज नहीं है। उतनी स्किल आप डेवलप कर लो। लेकिन अगर आपकी एक्सप्रेशन हिंदी में अच्छी आया तो अपने आप को हिंदी में एक्सप्रेस करो। अच्छा, आपकी हम सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं, वहां एक और बात आपकी वायरल होती है, फिल्मी डायलॉग है लेकिन आप बार बार इस्तेमाल करते हैं कि काबिल बनो, काबिलियत झक मारकर आपके पीछे आएगी। सही बात है। बार बार क्या कहना चाहते हैं? कवि का क्या तात्पर्य है इससे? मोहसिन भाई, मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं सेल्फ बिलीव वाला इंसान हूं। मेरे अंदर क्या है कि कन्विक्शन है। अगर किसी चीज का कन्विक्शन है, तो अगर आपके अंदर है कि आप इसे कर सकते हो, तो आप फिर अपनी प्रोसेस पे ध्यान लगाओ। आप जो है हमेशा गोल के बारे में मत सोचो। मान लो एक बच्चे को यूपीएससी करना है, तो यूपीएससी तो एक गोल हो गया कि वहां पहुंचना है। अब रात दिन सपना देखे यूपीएससी का। जैसे मैं एक मतलब उदाहरण समझाऊं कि एक इंसान था, वो भगवान से मंदिर में जाए और बोले कि भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो। हर दिन जाके यही भगवान से बोले, भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो। भगवान एक दिन प्रकट हुए और बोले कि भाई तू लॉटरी का टिकट खरीदेगा तब तो लॉटरी लगेगी। तो कहने का मतलब है कि आप यूपीएससी पास करा दो। यूपीएससी पास करने के लिए जो किताबें हैं वही उसका जरिया है, रास्ता है। आप किताब लेके आइए, पढ़िए, डेली उसी दृढ़ता के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहिए, करते रहिए। अब हम इंसान हैं, ऐसा नहीं कि डेली आप 8 घंटे पढ़ सकते हैं, 10 घंटे पढ़ सकते हैं। रोबोट तो है नहीं हम लोग, एक बार फिक्स कर दिया 8 घंटे 10 घंटे पढ़ना है। इमोशन भी होते हैं, हम लोग 12 भावों से मिलके बने हुए हैं। तो आपका इमोशन कभी खुशी वाला होता है, कभी दुख वाला होता है, उसको भी आप स्पेस दीजिए, उसको भी एक्सेप्ट करिए। कभी हो सकता है आप 2 ही घंटे पढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपने कुछ लूज कर दिया। आप उस चीज के बारे में अवेयर रहिए कि हाँ मेरा आज कम हुआ, मेरे को कल ज्यादा करना है, ऐसा करना है। ये एक बहुत बड़ा सवाल रहता है जब सिविल सर्विसेज की कोई तैयारी करता है, तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। मोहसिन भाई, मेरा ये है, बहुत सिंपल है कि घंटे से ज्यादा क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए हमें। क्वांटिटी मैटर नहीं करती, आप कितने घंटे बैठे रहे। क्वालिटी मैटर करती है। अगर आप 3 घंटे रम के पढ़ रहे हैं, बैठ के पढ़ रहे हैं ना, तो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो सकता है 3 घंटे में आप 6 घंटे काम प्रोड्यूस कर लो। और मैं ऑफिशियल वर्क में भी यही करता हूं कि मेरा काम, चाहे कहते नहीं आप लोग सुबह से शाम तक बैठे रहे, हो सकता है 3 घंटे में कर लूं। इफिशियंसी मैटर करती है। तो मैं पढ़ाई में भी इफिशियंसी को मानता हूं कि फोकस, मैं शुरू में बोला था ना कि फोकस आपका एकदम लेजर वाला होना चाहिए, एकदम डॉट वाला होना चाहिए। जो काम करना है फिर ध्यान वहीं रहे, भागेगा नहीं। तो आप 1 घंटे में जो है ना 4 घंटे की इफिशियंसी ला सकते हो। आपने 22 साल की उम्र में यूपीएससी क्रैक किया, आपने सर्विसेज शुरू कर दी, सेवाएं देना शुरू कर दी। तब सोचा नहीं कि अब तो भाई
नौकरी शुरू हो गई है, अब तो सिविल सर्वेंट हो गए हैं, अब तो आराम करना चाहिए क्योंकि बिजी भी हो जाता है इंसान। उसके बाद आपने फिटनेस मूवमेंट में एक कदम आगे बढ़कर काम करना शुरू किया, आप फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बन गए, ये कैसे हुआ? देखिए, आपने जो बोला ना कि एग्जाम पास करने के बाद मैं भी स्लो हो गया था, सर मेरी फिटनेस बहुत खराब हो गई थी। हमारी जानकारी अगर सही है तो आप 80 किलो के थे और जब आपकी सर्विसेज शुरू हुई तो आप 107 किलो के हो गए थे। मेरी पहली पोस्टिंग सर विशाखापत्तनम में हुई। अब विशाखापत्तनम में जब गया मैं तो वहाँ का खाना, सी फूड्स और बिरयानी, मैं बहुत फूडी इंसान हूँ, मैं फिट हूँ लेकिन खाने का बहुत शौक रखता हूँ। तो वहाँ जाके जब खाने पे कोई कंट्रोल नहीं रहा तो धीरे धीरे वजन बढ़ता चला गया। और एक दिन आलाप सजन ऐसा हुआ कि मैं ट्रेडमिल पे दौड़ रहा था और काफ़ी स्पीड में स्प्रिंट मार रहा था और लाइट चली गई और मेरा थोड़ा सा घुटना उठना मुड़ गया था। तो वहाँ से जर्नी जो है ना, जब मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बोला कि भाई ये तो कार्टिलेज आपकी खराब हो गई है, आप अब चल नहीं पाओगे। अरे कुछ भी नहीं थी, 26-27 साल। डॉक्टर ने ये बोला कि कार्टिलेज खराब हो गई, सही भी नहीं हो पाएगा। नाम नहीं लूंगा, अमेरिका से पढ़े हुए डॉक्टर, इतने बड़े डॉक्टर, उस दिन तो मैं इतना डिमोरलाइज हुआ था। उन्होंने मुझे क्या बोला, सब एमआरआई रिपोर्ट देखने के बाद, कि कार्टिलेज रीजनरेट नहीं होती है, आपको इसी के साथ रहना पड़ेगा, इसी टीयर के साथ, अब आपको बहुत संभल के चलना है। तो उसके बाद आप बिलीव करोगे मेरे अंदर जो गुजरी होगी वो रात बहुत भारी थी, लेकिन मैंने अगले दिन सोचा नहीं, मैं एक एथलीट हूँ और ये जो भी चीज़ें बता रहे हैं ये सही नहीं है। मैंने सेकंड ओपिनियन लिया, वहाँ भी कुछ खास रिजल्ट नहीं रहा, लेकिन एक डॉक्टर मुझे मिले फाइनली, उन्होंने बोला तेरी एज कम है, ठीक है, अपने डाइट को सही करो, अपने वजन को घटाओ, और उन्होंने कुछ दवाएं दी, बोले इसको करो और तुम अभी रिकवर कर सकते हो। जब थोड़ा सा उन्होंने पॉजिटिविटी का माहौल बनाया और मेरे को तो भरोसा था मैं कर सकता हूँ। मोहसिन भाई, विदिन 8 मंथ मेरी रिकवरी बहुत अच्छी हो गई और आज आपके सामने हूँ। मैं 42 किलोमीटर भी दौड़ता हूँ, 21 किलोमीटर भी दौड़ता हूँ, मैराथन करता हूँ, प्रॉपर साइकिलिंग भी करता हूँ, प्रॉपर मैराथन करता हूँ। तो अब फिटनेस कोई इशू नहीं है। लेकिन वहां पे जब मैंने उसी दरमियान उस डॉक्टर से आपने बातचीत नहीं करी? दोबारा पूछना तो चाहिए। मैं एकदम सर निगेटिविटी नहीं फैलाता सर, किसी के लिए भी नहीं। ठीक है, आपने मेरे साथ जो बोल दिया कर दिया, मुझे जो आपसे लेना ले लिया, नहीं ठीक है सर, आपकी सोच है, हमें आपसे क्यों बहस करना है, अपने मन की शांति बहुत जरूरी है मोहसिन भाई। कभी मिले नहीं दोबारा? नहीं, मुलाकात भी नहीं हुई? बिल्कुल भी। तो वीडियो तो कभी भेज देना, आप एक्सरसाइज करते हुए ये वीडियो देख सकते हैं तो अपने आप को समझ सकते हैं किसके बारे में बात हो रही है। नंबर तो होगा, भेज सकते हैं। कभी उधर से कुछ आया नहीं रिप्लाई? नहीं, देख लिया जाएगा, देख लेंगे, देखना होगा तो। आजकल के युवा डरते, कुछ युवा ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन कुछ युवा, उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी युवा हैं जो बॉडी बिल्डिंग से डरते हैं। और डरे भी क्यों नहीं, क्योंकि आजकल हम वीडियो ऐसे देखते हैं, तमाम के एक्सरसाइज करने गए और वहाँ पर कार्डियक अरेस्ट आया और वहीं पर ही इंसान ढेर हो जाता है। कुछ सलाह देना चाहेंगे युवाओं को? सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे तो हर तरह की आपको जो है खबरें दिखेंगी, न्यूज दिखेंगी, रील दिखेगी। कुछ लोग बोलते हैं भगवान ने जितनी सांसें दी उतने दिन जिएंगे, तो हमें क्यों मेहनत करना, क्यों एक्सरसाइज करना है। ये भी एक थ्योरी चलती है। एक थ्योरी ये भी चलती है कि जिम में जाके लोग मर रहे हैं, जिम क्यों जाएंगे तो हम भी मर जाएंगे। तो ये सब चीजें देखिए बहुत ही पर्सपेक्टिव में, मतलब दूसरे संदर्भ में है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, जो डॉक्टर्स हैं, जो साइंस क्या बोलता है कि आपके अंदर जो है अगर सारे पैरामीटर, चाहे वो लिपिड के हों, चाहे आपका किडनी प्रोफाइल हो, अगर सारे पैरामीटर ठीक है तो आप फिट हैं। तो अब वो पैरामीटर ठीक कैसे हैं? डॉक्टर खुद बोलते हैं कि आप जाइए, थोड़ा वर्कआउट करिए, एक्सरसाइज करिए, थोड़ा पसीना बहाइए। और इसीलिए एक्सरसाइज कितनी विधाएं बनी हुई है। तो इंसान को अपने को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए, अपने हार्ट के हेल्थ को अच्छा बनाए रखने के लिए, अपने मन के स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए एक्सरसाइज तो करनी ही करनी है। इस पे तो कोई डाउट है ही नहीं है। लोग इस पे भी बहस करने लग जाते हैं, करनी है कि नहीं करनी है। अब मैं बोलता हूं कि किसको कितनी करनी चाहिए, उस पे आते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं एज ए फिट इंडिया एम्बेसडर कि 24 घंटे इंसान के पास होते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं बहुत बिजी हूं, इतना बिजी हूं कि मेरे लिए 1 मिनट भी नहीं है। मैं बोलता हूं 24 मिनट में, 24 घंटे में 24 मिनट तो निकालो यार। 1 घंटे में 1 मिनट अपने लिए निकालो, अपने शरीर के लिए निकालो। क्योंकि एक ही बॉडी है आपके पास, ये शरीर ही नहीं रहेगी तो आप कहाँ रहोगे? आपको इसी के अंदर निवास करना है। ये बॉडी बिल्डिंग की हम बात करेंगे, नहीं उससे पहले मैं सवाल ले लूं, अदरवाइज हम दूसरी डायरेक्शन में चले जाएंगे और ये सवाल पीछे रह जाएगा। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कैसे बने आप? सर देखिए, फिटनेस मेरा पैशन था और मैं जुड़ना चाहता था फिट इंडिया के साथ।
तो मैं किसी भी तरीके से, मतलब मैं एज अ डेपुटेशन पे जाना चाहता था एज अ डायरेक्टर फिट इंडिया में, वो मेरा सपना हो नहीं पाया। तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, बोला गया कि ठीक है आपको मैं एम्बेसडर बनाता हूँ, आप एम्बेसडर बन जाइए, और आप इससे कहीं ज्यादा सेवा करना चाहते हैं अगर फिटनेस में देश की, तो आप एज ए एम्बेसडर कर लीजिए, आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी रहेगी। मैंने कहा ठीक है, मुझे जुड़ना है, कैसे भी जुड़ना है। आप जो कलीग होंगे आपके सीनियर अधिकारी होंगे, जूनियर्स भी अब तो बहुत सारे होंगे, देख के आपको कहते नहीं कि सर आप अधिकारी जैसे लगते नहीं है, लगते तो आप बॉडी बिल्डर टाइप कुछ लगते हैं, मॉडल हीरो, इस तरह के? पहचान ही वही है मोहसिन भाई। नहीं, मैं तो ये पहचान के बारे में भी सवाल करने वाला था। फॉर एग्जाम्पल कहीं आपकी नई पोस्टिंग हुई हो और जहां आपको कोई फेस से ना जानता हो, आप वहां पर पहली बार जब गए हो, तो कभी ऐसा हुआ रोक लिया हो आपके पियोन ने या किसी ने भी, ये सर की चेयर है, आप इधर कहाँ आ रहे हो? नहीं, ऐसा तो हुआ नहीं। और आपको मैं बताऊं, जो पहचान है, अगर कोई किसी को रेफर करता है मेरा नाम, तो अच्छा वो बॉडी बिल्डर, अच्छा, तो मतलब जो एक कहती नहीं है कि अगर आप फिट हो तो आपको बॉडी बिल्डर का तमगा दे दिया जाता है कि तो अच्छा लगता है आपको? हाँ, मतलब अच्छा, बिल्कुल अच्छा लगता है कि वो अच्छा नहीं लगेगा। बॉडी बिल्डर मतलब पॉजिटिव सेंस में कि फिट बंदा है, हेल्दी बंदा है, अच्छी बॉडी है उसकी, तो आई टेक दिस प्राउड कि भाई ठीक है, मेहनत करते हैं, फिट है, हेल्दी है। लेकिन आप यहीं पर नहीं रुके हैं, सुनने में आ रहा है आप एक कदम आगे बढ़ गए हैं। से नो टू स्टेरॉइड, ये क्या है? ये क्या नया कैंपेन आपने शुरू किया है? बहुत चर्चा है इसे लेकर। एक्चुअली मोहसिन भाई क्या है कि मैंने एक 19 साल के लड़के को देखा कि मतलब ये स्टेरॉइड मिस यूज करना, अब्यूज करने के कारण उसका जो है किडनी जो है पूरी तरह से डैमेज हो गया। और फिर मैंने कई सारी न्यूज़ पढ़ी, देखा कि लोग स्टेरॉइड ले लेके उनके हिप के ज्वाइंट्स, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मैंने सोचा कि देश के अंदर जो है एक मुहिम स्टार्ट होनी चाहिए, एटलीस्ट हमारे यूथ को, जो युवा है, आने वाला भविष्य हमारा किनके हाथों में रहेगा? यूथ के हाथों में रहेगा। और जो ये 20 साल के, 19 साल के, 25 साल के जो लड़के हैं, इतना ज़्यादा फिटनेस में जाते हैं, इनको सब शॉर्टकट्स में सिक्स पैक चाहिए, और कॉलेज में लड़कियों को इंप्रेस करना है, तो सबसे सस्ता जुगाड़ इनको लगता है कि भाई स्टेरॉइड ले लो। जबकि अपने देश के अंदर आपको जान के हैरानी होगी कि स्टेरॉइड पूरी तरह से बैन है नॉन मेडिकल पर्पजेस के लिए। मेडिकल पर्पजेस के लिए विद प्रिस्क्रिप्शन आप यूज कर सकते हो, लेकिन ये इतने मतलब कहाँ से ले आते हैं, कहाँ से व्यवस्था बनाते हैं, इसकी मिस यूज करते हैं, और इससे अपने जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन सबको बुरी तरह से डैमेज कर रहे हैं। आप सोचिए कि अगर अंदर से आप खोखले हो जाओगे और बाहर से आप तगड़े दिखोगे, तो क्या बचा? मतलब आने वाले समय में हमारा देश किनके कंधों पे रहेगा? ऐसे यूथ के कंधों पे जो अंदर से खोखले हैं। इसलिए मैंने सोचा नहीं, अपन जिम्मेदारी लेते हैं एज एम्बेसडर कि अपन अपने देश के यूथ को अवेयर करेंगे, उनको एजुकेट करेंगे, जहां जरूरत पड़ी वहां असिस्ट भी करेंगे कि भाई सही क्या है। आप उनको बताएंगे कि स्टेरॉइड के फायदे क्या है, नुकसान क्या है। क्योंकि आजकल क्या है ना, सबसे सिंपल चीज है कि भाई एक साइकिल चला ले बॉडी बन जाएगी, 2 साइकिल चला ले बॉडी बन जाएगी। लेकिन वो साइकिल जो होती है ना, वो एडिक्शन का फॉर्म का, जैसे कोई बच्चा सिगरेट पीना शुरू करे तो 1 सिगरेट 2 सिगरेट 4 दिन बाद वो सिगरेट की लत लग जाती है उसको। वही हालत है इसकी स्टेरॉइड की। अगर आपने एक बार स्टार्ट कर दिया तो एंड इसका एडिक्शन है आपको। क्योंकि आप ये समझो ना, पूरी स्टोरी समझो कि समाज में आपने एक बार 6 पैक दिखा दिया बना के, अच्छी मसल्स हो गई, आप साइकिल बंद करोगे तो डेफिनेटली जो चीज आपने दवाई लेके बनाई वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि सिंथेटिक हार्मोन थे जिसने पंप किया। फिर आपकी साइकोलॉजिकल स्थिति क्या रहेगी? अरे मेरे को तो फलाने ने जो है ऐसे देखा हुआ है, अब तो मैं ऐसे दिख रहा हूं। तो फिर आप क्या करोगे? नहीं, एक साइकिल और चलाते हैं और वैसे ही बने रहना है। ये एडिक्शन शुरू हो जाएगा। फिर आप इस साइकिल में फंस जाओगे और अल्टीमेटली लॉन्ग रन में आप अपनी पूरी हेल्थ को खो दोगे। आप बड़े बड़े चाहे उठा के देख लो वर्ल्ड वाइड, मैं नाम नहीं लूंगा, लोग ऐसे भी हैं स्टेरॉइड जो यूज किए हैं आज पैरों पे नहीं चल पा रहे हैं सर। बहुत बहुत तकलीफ है। लोगों की स्किन देखिए, ऐसे ऐसे सोशल मीडिया पे गुरु भी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने स्टेरॉइड का जम के मिस यूज किया है और आज लोगों को ज्ञान भी दे रहे हैं। आप उनकी स्किन देख के पता कर सकते हैं कि भाई उम्र कुछ नहीं है, 46-47 साल है और स्किन पूरी तरह से जो है। तो जो इस वक्त युवा आपको देख रहे होंगे, उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सारे युवाओं से एक ही अपील करना चाहूंगा। सबसे पहले तो स्टेरॉइड पूरी तरह से बैन है, आप यूज ना करें। और अगर आप किसी के इन्फ्लुएंस में भी हैं तो सबसे पहले आप उसके जो गुण और दोष हैं उसको भी समझें, जाने। मतलब यूज तो करना ही नहीं है, गुण दोष जाने और दूसरे को भी समझाएं कि भाई एक गंदी चीज है साइकिल नहीं चलानी। हाँ, अगर आपको फिटनेस करनी है, टाइम लगेगा, आप जैसी बॉडी चाहते हो वैसी बॉडी बनेगी, आपके अच्छे मसल्स
17 इंच वाले डोले भी हो जाएंगे, आपके एप्स भी बन जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको नेचुरली थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा अपना डाइट को सही रखना पड़ेगा। आप बाबा रामदेव जी और बालकृष्ण जी से भी मिले, उनसे क्या बातचीत हुई, उन्होंने क्या बोला? स्वामी जी रामदेव जी अपने देश के फिटनेस के बड़े आइकॉन हैं, और मेरा मकसद इतना ही था कि स्वामी रामदेव जी से मिला जाए और उनसे अपने इस कैंपेन के लिए सपोर्ट मांगा जाए, क्योंकि उनकी बात दूर तक पहुंचेगी। मेरा मकसद ये है कि अगर आप अपनी बात को लोगों तक पहुंचाएंगे नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि भाई क्या है क्या नहीं। अवेयर करना, एजुकेट करना ही मेरा मकसद है। तो उससे एक मुझे बड़ा मंच मिलता है और उनकी बातें दूर तक जाती हैं, लोग उनको मानते भी हैं, तो इसलिए मैं उनके पास गया। और आचार्य जी का आयुर्वेदा में विशेष है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे यूथ हैं जिनको लगता है कि नहीं एस्टेरॉयड से बॉडी बनानी है, उसका ऑप्शन आयुर्वेदा भी है। आप बहुत सारी ऐसी आयुर्वेदिक चीजें भी हैं जिसको लेके आप जो है नेचुरली बॉडी बिल्डिंग कर सकते हो, तो उधर भी ध्यान दे सकते हैं। से नो टू स्टेरॉयड के बारे में आपने काफी बताया। आपकी एक और सवाल ले लेते हैं, उसके बाद हम अगले पड़ाव की तरफ चलेंगे। फिट इंडिया अभियान जिसके आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, इसके बारे में बता दीजिए, ये क्या है? बहुत सिंपल है मोहसिन भाई कि फिट इंडिया का मकसद है कि फिटनेस को अपनी लाइफ स्टाइल में लेके आना है अक्रॉस द एज ग्रुप, कि आप डेली नियमित, जैसे प्रधानमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, मतलब आधा घंटा आपको वर्कआउट एक्सरसाइज करना है, क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे बीपी, शुगर, मोटापा, हाइपरटेंशन ये सब बढ़ रही हैं आज के समय में। तो अपने देश क्या हो रहा है कि अगर आप देखेंगे अभी शहरों में 27% लोग जो है ना मोटापे के शिकार हैं, मतलब जो बेसिक एक्टिविटी भी नहीं कर पाते हैं। अगर आप किसी से बोलिए कि जूता मोजा पहनना है ना, भी पेट बीच में आ जाता है, और ढंग से अपने जूते भी नहीं टाई कर पाते, बांध पाते। तो अपने को ये सब जो बीमारियां हैं ना, इन सबको दूर करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है, और अपने को इसे दूर दूर तक, जन जन तक पहुंचाना है कि भाई फिटनेस कितना जरूरी है। अच्छा, एक बात बताइए, पहला प्यार कब हुआ था आपको? ये मैं सवाल अभी लेकर जाऊंगा आगे, और दर्शकों ने पूछा है, मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ ये भाई मैं बताऊंगा। पहले बताइए, पहला प्यार कब हुआ? पहला प्यार मुझे हुआ जब मैं ग्रेजुएट हुआ, तब। ग्रेजुएट होने के बाद? वो भी यूपीएससी से। यूपीएससी से नहीं, असली वाला प्यार बताइए, बता दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है मोहसिन भाई, मैं बहुत फोकस्ड इंसान रहा हूँ। क्रिकेट मेरा पहला प्यार था, अगर ऐसी आप बात करते हैं तो। क्रिकेट मतलब ऐसा था कि कोई मुझे रात में बुलाए ना, भाई खेलने आ जा, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं सर्दियां ऐसी होती थी मेरे लिए कि एक मैच खेला बिना खाए पिए, पार्ले जी के बिस्किट खा के दूसरा मैच खेलने चला जाता था। विराट कोहली आपके इंस्पिरेशन है? इंस्पिरेशन है। मैं उनको इसलिए मानता हूं कि इतने बड़े लेवल पे होने के बाद भी अपनी फिटनेस को बनाए रखना, अपने गेम पे फोकस करना। अगर आपको 2014 का उनका दौरा याद हो जो इंग्लैंड में था, कितनी पारियों में असफल हुए वो, लोग क्या क्या बात करने लग गए थे उनके बारे में कि भाई इनका क्रिकेट खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। शायद 5 टेस्ट मैच थे और बहुत पुअर परफॉर्मेंस रही थी। तो उस इंसान ने उसके बाद भी न तो मेंटली उन्होंने अपना छोड़ा, न फिजिकली छोड़ा, लगे रहे। और आप उनकी जर्नी देखोगे ना, जब वो स्टार्ट किए थे तो बबली से थे, मतलब थोड़े से मोटे से या कुछ हेल्दी से थे। बाद में उन्होंने जो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की, हर इंसान को उनसे सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए इवन कि कैसे आप मेंटली, कैसे आप फिजिकली फोकस्ड होके अपने काम पे लगे रहो और निरंतर जो है देश सेवा में रहते रहो, क्योंकि आप फिट रहेंगे तभी लंबा क्रिकेट खेल पाएंगे, देश के लिए अच्छा कर पाएंगे। देश के लिए अच्छा कर पाएंगे। लेकिन आई एम कमिंग बैक टू माय सवाल, पहला प्यार कब हुआ? सर क्रिकेट ही पहला प्यार। अच्छा, मैं सवाल इसलिए दोहरा रहा हूँ और मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, ये सवाल दर्शकों की तरफ से आया। जब आपके बारे में रिसर्च कर रहे थे तो उसमें दिखा कि भाई 10वीं में 12वीं में नंबर कम आए थे, तो लोगों ने ये कहा कि शायद इनका दिल टूटा, किसी से प्यार हुआ और उसने इन्हें छोड़ दिया। एक फिल्म आई थी राजकुमार राव की, और एक सीनियर अधिकारी भी IAS अधिकारी, उन्होंने ऑन कैमरा ये बताया है कि उनके साथ भी ये हुआ था कि स्कूल कॉलेज में प्यार हुआ, लड़की ने उन्हें छोड़ दिया, फिर गुस्से में पूरा फोकस होकर उन्होंने UPSC का एग्जाम दिया और क्लियर किया। ऐसा कुछ आपके साथ हुआ? मैं बहुत सिंपल इंसान हूँ, बिल्कुल भी फिल्मी नहीं हूँ। तो सिंपल इंसान को प्यार नहीं हो सकता? नहीं, मतलब हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसा फिल्मी नहीं हुआ मेरे साथ। जो चाहा जब चाहा वो मैंने अपनी मेहनत से, गर्लफ्रेंड तो रही होगी, अपनी कोशिश से हासिल किया। गर्लफ्रेंड तो रही होगी? सर कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कुछ नहीं, क्रिकेट ही मेरा पहला प्यार। अभी भी आप जाते होंगे? अच्छा, अभी का आप बता दीजिए, आप जाते होंगे बहुत सारे प्रोग्राम से, आप जाते हैं, सबसे फिट आप अधिकारी माने जाते हैं हिंदुस्तान के,
सामने से बातचीत तो होती होगी, सामने से कोई मैसेज कॉल तो आते होंगे, बात भी होती है, अभी भी एप्रिसिएशन तो सबको अच्छा लगता है। एप्रिसिएशन में मैं बिलीव भी करता हूँ। अगर देखिए एक हार्डी थे, थॉमस हार्डी कवि, तो इन्होंने एक लाइन, जब मैं लिटरेचर पढ़ रहा था तो इनकी बात याद आ रही है मुझे। थॉमस हार्डी बोलते थे अगर कोई ब्यूटी है दैट शुड बी प्रेज्ड, तभी उसका मतलब है। तो अगर कोई चीज ऐसी है जिसे अप्रिशिएट करना चाहिए तो अप्रिशिएट मैं न्यूट्रली करता हूँ, ऐसा नहीं कि किसी उसके साथ, लेकिन लोगों को अप्रिसिएशन अच्छा लगता है। कभी ऐसा हुआ किसी फीमेल ने अप्रिशिएशन कर दिया हो और भाभी जी ने फोन चेक कर लिया हो, फिर बाद में घर में अप्रिशिएशन हुआ? बिल्कुल भी ऐसा नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ? नहीं, फुली मतलब पकड़े नहीं गए कभी? नहीं भाई आप गलत ट्रैक पे हैं, हम फुली कमिटेड। हाँ, और कुछ भी ऐसा नहीं है। आप तो कमिटेड है, सामने से कभी कभी मैसेज आ जाता है ना, सामने वाले की तकलीफ हो सकती है, कुछ हो मेरे साथ, मुझे कोई तकलीफ नहीं किसी के साथ। चलिए, मतलब वन वुमेन वन, उससे पहले भी कभी कोई? बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, एक कहावत है, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। आपका क्या कहना है इसके बारे में? अब तो कहावत जो है थोड़ा सा बदल सी गई है। इवन अगर आप खेलते कूदते हो तो आप ओलंपिक में मेडल लेके आते हो देश के लिए, ज्यादा बड़ा नाम करते हो, तो ये कहावत जब भी बनी होगी तब का संदर्भ दूसरा रहा होगा। लेकिन आज के समय में तो सरकार खुद बोल रही है भैया आप खेलो, हमारे देश के ऐसे यूथ जो खेल में अच्छा कर सकते हैं उन्हें खेल में जाने दो, उन्हें प्रमोट करो। उसके लिए सरकार टैलेंट हंट लेके आ रही है खेलो इंडिया की तरफ से, कि आप आइए, हमें उनकी पहचान करनी है ताकि आप देश के लिए कुछ बेहतर कर पाओ। तो अभी समय बदल गया है, अब सिर्फ खेलने कूदने से लोग खराब नहीं हो रहे, खेलने कूदने से आप देश का नाम भी रोशन, यानी अब ये जो कहावत है वो पूरी तरह से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। क्या संदर्भ में बनी थी, लेकिन आज का संदर्भ तो ये है कि अगर आप अच्छा खेल सकते हैं तो आपको सिर्फ खेलना चाहिए। ओके, बाकी सारी चीजें एक तरफ और हेल्थ एक तरफ, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? हेल्थ इज वेल्थ। सर, बाकी चीजों को अगर हम छोड़ देंगे तो थोड़ा सा, क्योंकि हेल्थ भी आइसोलेशन में नहीं है, हमारा जो मेंटल हेल्थ है उससे हमारी फिजिकल हेल्थ बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। तो अब मेंटल हेल्थ कहाँ से होती है? आपके सराउंडिंग से। आपके सराउंडिंग में क्या चल रहा है? अगर तकलीफें चल रही हैं, परेशानियां चल रही हैं, तो आप अपने हेल्थ पे उतना फोकस नहीं कर पाओगे, मेंटल हेल्थ के ऊपर। फिर फिजिकल हेल्थ तो भूल ही जाओ। जब लोग डिप्रेशन में होते हैं तो कहाँ कुछ हो रहा होता है। तो मैं कहूंगा कि हेल्थ एक तरफ नहीं, सब कुछ साथ में, और सब साधे सब सधे वाली बात है, कि साधे सधे वाली बात नहीं भाई। आप सबको, जिस इकोसिस्टम में आप रह रहे हो, आप कोशिश करो कि पूरा इकोसिस्टम आपके लिए अच्छा रहे, तभी आप अपना हेल्थ भी अच्छा कर पाओगे, और दोनों फिजिकल और मेंटल। ओके, फिट रहने के लिए जिम जाना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। फिट रहने के लिए नियत चाहिए, और उस नियत में 24 घंटे में 24 मिनट चाहिए। आप अपने घर में, छत पे, पार्क में कहीं पसीना निकालो, बशर्ते पसीना निकलना जरूरी है। एक डाइट को लेकर बड़ा ये डिबेटेबल विषय है, जो जिम जाते हैं, फिट रहना चाहते हैं, आपका क्या कहना है? किसी को अगर फिट रहना है तो डाइट क्या ले, क्या डाइट होनी चाहिए? देखिए, डाइट के लिए तो बहुत सिंपल है, जो अपनी इंडियन डाइट्स है। अगर आप ऑन एन एवरेज देखेंगे तो कार्ब ज्यादा होता है, प्रोटीन, अगर मैं टेक्निकल भाषा में बोलूं तो प्रोटीन थोड़ा कम होता है। तो बहुत कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ट्विक करना है, थोड़ा सा अवेयर होना है अपनी डाइट को लेके, कार्ब इंटेक थोड़ा कम करना है। और सरकार भी बोलती है ऐसा ही, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। कुछ प्रोटीन के जो सोर्स हैं, चाहे दूध हो चाहे अंडा हो, इन चीजों को अपनी डाइट में अच्छे से शामिल करना है। बाकी सब सॉर्टेड है, जो अपना खाना है, इंडियन खाना है, बेहतरीन है। बस थोड़ा प्रोटीन के ऊपर हमें अवेयरनेस चाहिए। अभी एक फिल्म आई थी 12th फेल, उसमें हमने देखा था कि जो हीरो के पिता है, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, उनके जो पिता होते हैं वो एक अधिकारी से कहते हैं कि मेरा बेटा अफसर बन जाए फिर बताऊंगा। कभी आपके पिता ने कभी ऐसा किसी से कहा कि मेरा बेटा अफसर बन जाए फिर बताता हूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे पिताजी खुद सरकारी महकमे में थे, तो जो समझदारी और जो गंभीरता उनके अंदर थी वहां से मैंने भी सीखी है। तो ऐसा दिखावा करना या ऐसा बोलना जो है बिल्कुल भी नहीं। स्कूल कॉलेज के टाइम में कभी मैं बोलता था कई बार स्कूल टाइम में कि भाई मैं तेरे को देख लूंगा, मैं तेरे को बताऊंगा। जब कोई परेशान करता था, कुछ होता था, मैं खुद ही बोलता था कि अधिकारी बन जाऊंगा। अधिकारी नहीं, मैं अब अधिकारी बनने की जरूरत नहीं थी, जो आप इस तरह बोल रहे हैं ना, मैं तेरे को देख लूंगा। तो मैं तो अगला सवाल पूछने वाला था कि स्कूल कॉलेज में कभी लड़ाई हुई? अरे खूब हुई है। मैं तो यूनिवर्सिटी के दरमियान भी जो अपने दोस्त पे लड़ा हूँ।
उसका अब जो आप बोल रहे थे ना प्यार की बात है, मेरा दोस्त को जो प्यार में चल रहा था उसको लड़के मारने के लिए आ गए थे। अच्छा। उस यूनिवर्सिटी के अंदर। तो उस दरमियान जो है मतलब कहते नहीं मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ, मैं जीत कनेडो सीख रखा है। मैंने कहा कोई नहीं भाई मैं हूँ तेरे साथ, तू टेंशन मतलब मैं देख लूंगा। कब की बात है ये? होगी 2000 मेरे ख्याल से 6-7 की बात। तो वो आए मारने के लिए, फिर आपने मार्शल आर्ट दिखाया? कुछ मार्शल आर्ट दिखाने की नौबत ही नहीं आई। जब देखे कि हम 2 लोग हैं और वो 4-5 थे, और जब थोड़ा सा होता नहीं है वो भाप जाते हैं ना कि क्या सीन होने वाला है, तो सुलह करा दी थी मैंने कहा आंखों में डरा दिया आपने। सुलह करा दी। मैंने कहा नहीं भाई ये चीज कॉलेज में बहुत चलती है मोहसिन भाई। मैं सीख रहा हूँ अच्छा, आगे जाकर राजनीति ज्वाइन करेंगे या फिटनेस कोच बनेंगे? अभी सोचा नहीं है, अभी इस बारे में सोचा नहीं। फिर भी अभी अपने देश की सेवा ईमानदारी के साथ एज कहते नहीं है सिपाही और एज ए ऑफिसर जो कर रहा हूं, अभी इसी पे मन लगा के करना चाहता हूं। अच्छा, गूगल पे मैं आपका नाम सर्च कर रहा था तो आपका नाम IRS से ज्यादा नरेंद्र यादव बॉडी बिल्डर ये आ रहा था वहां पर। तो ये अपने आप आया? मैंने अपना नाम कभी सर्च नहीं किया। आप सर्च करिएगा, उससे IRS से ज्यादा नरेंद्र यादव बॉडी बिल्डर आ रहा है। मेरे बारे में जानकारी आ रही थी। बिल्कुल, बॉडी बिल्डर लिखने पे नरेंद्र यादव बॉडी बिल्डर इस नाम से वहां पर जानकारी आ रही है। क्या एल्गोरिथम पकड़ा है सर, वो गूगल ज्यादा बेहतर बता सकता है। नहीं फिर भी देखूंगा सर। आप यू आर हैप्पी विद दैट? आप किस नाम से ज्यादा जानना चाहते हैं भाई? एक सीनियर IRS अधिकारी या बॉडी बिल्डर? आपको ज्यादा अच्छा क्या लगता है? मेरी पहचान एज ए फिटनेस इंथुजियास्ट, एज ए फिटनेस फ्रीक, एज ए फिट इंडिया एम्बेसडर मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अगर कोई बोलता है कि ये फिट इंडिया के एम्बेसडर है, तो मैं तो चाहता हूं कि अपने देश में जो फिटनेस का रेवोल्यूशन जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है वो जन जन तक मैं पहुंचाऊं। और जो सही चीजें हैं फिटनेस को लेके कि लोग मोटिवेट हों, लोग करें, लोग अपने ऊपर ध्यान दें, जब उससे मेरी पहचान को जोड़ा जाता है तो आई फील हैप्पी। ओके, आपने ज्ञान की अभी हम बात कर रहे थे कि सबसे ज्ञान नहीं लेना चाहिए, लेकिन अक्सर ये देखने में आता है कि हम किसी शादी में जाएं, किसी फंक्शन में जाएं, यूट्यूब खोलें, इंस्टाग्राम खोलें, कोई भी सोशल साइट पर जाएं तो वहाँ तमाम ज्ञान देते हुए नजर आ जाते हैं। डाइट को लेकर ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है, खासतौर से युवा कंफ्यूज हो जाते हैं। आप उनसे क्या कहना चाहते हैं कि सही जानकारी कहाँ मिलेगी जिसे उन्हें फॉलो करना चाहिए? 3 चीजें हैं जो बहुत बेसिक हैं। सुनो सबकी, भाई जो ज्ञान दे रहा है सबकी ले लो आप, क्या है। फिर उसके बाद उसको जांचो परखो साइंस के बेसिस पे। भाई अगर कोई बोल रहा है कि रसगुल्ले खाने से कुछ नहीं होता, तो भाई रसगुल्ले के अंदर 300 कैलोरी होती है, एक रसगुल्ले के अंदर, गुलाब जामुन के अंदर क्यों कुछ नहीं होता है? एम्प्टी कैलोरी होती है, उससे न तो आपको कार्ब मिलने वाला है, न प्रोटीन मिलने वाला है, निरा कार्ब है, कोई फायदा नहीं होने वाला, शुगर रहेगी। तो आप इसको साइंस पे देखो कि भाई मैं 10 रसगुल्ले खा गया कुछ नहीं, गलत बात है ना। दूसरी चीज, और तीसरी चीज क्या है, थोड़ी सी बेसिक न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी रखो कि भाई कितना आपको प्रोटीन चाहिए, कितना फैट चाहिए, कितना कार्ब चाहिए, कितनी कैलोरी आप ले रहे हो। अगर थोड़ी अवेयरनेस रहेगी तीनों चीज के बारे में ना, कोई कुछ भी बोलता रहेगा क्या फर्क पड़ेगा। मेरे सामने अभी भी लोग मुझे ज्ञान देते हैं सर। अच्छा, आपको ज्ञान देते हैं? बिल्कुल देते हैं कि यार ये खाने से कुछ नहीं होता है तो अच्छा है, खा लो, ये खाने से कुछ नहीं होता है। जवाब देते हैं अंदर मुस्कुराते हैं? मैं सिंपल मानता हूं कि अगर देखो आज के समय में ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मोहसिन भाई, आज के समय में आप किसी को कुछ भी नहीं समझा सकते जब तक वो समझना न चाहे। लोग बात क्या है ना, सिर्फ बोलना चाहते हैं, कोई न सुनना चाहता है न समझना चाहता है। तो अपनी एनर्जी को मैं क्यों वेस्ट करूं? एक इंसान के पास दिन भर में जो है ना एक लिमिटेड एनर्जी होती है, और उस एनर्जी को आप सही जगह लगाओ ना। आप फालतू जगह लगाओगे तो आपकी एनर्जी खत्म होती चली जाएगी, शाम तक पूरी ड्रेन हो जाएगी। पूरी एनर्जी को अगर आपको मेंटेन रखना है तो जहां जरूरत है वहीं लगाओ, बाकी ठीक है यार। आप फिटनेस के ज्ञाता हैं और फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, तो मुझे लगता है आप सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं इस सवाल का जवाब देने के लिए। अगर फिटनेस को लेकर कोई एग्जाम बनाया जाए तो उसके पहले 3 सवाल क्या होने चाहिए पास करने के लिए, क्लियर करने के लिए? देखिए, फिटनेस के लिए अगर आप कोई एग्जाम बनाना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज तो आपको फिटनेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि भाई फिटनेस है क्या, ऑल अबाउट। फिटनेस में 2 ही पार्ट होते हैं बेसिकली। आपको एक तो न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन की जानकारी होनी चाहिए कि भाई न्यूट्रिशन जो है किसी इंसान को हेल्दी बनाए रखने के लिए क्या न्यूट्रिशन देना है और उसकी बॉडी को फिट रखने के लिए क्या है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नॉर्मली जो है डाइट की और फिर हेल्थ की बात जो हम करते हैं, तो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेंटल फिटनेस। आपको मेंटल फिटनेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए जो आज सबसे अंडररेटेड है। तो मैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर मुझे पूछना हो ना यूपीएससी में,
तो डाइट और मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस तो हर इंसान दंड मार लेता है, हर इंसान कुछ न कुछ कर लेता है, कर ही लेगा। मेरा तो फोकस है ना कि इंसान को मेंटली फिट बनाना। अगर हमने किसी को मेंटली फिट बना दिया ना तो अपने शरीर का ध्यान भी रख लेगा। तो 3 सवाल कौन से हुए? एक मेंटल फिटनेस का हो गया, एक डाइट के ऊपर हो गया, और एक फिजिकल फिटनेस के ऊपर जो उसकी एनाटॉमी हो गई, चीजें हो गई, उसकी भी समझ होनी चाहिए। क्योंकि आजकल क्या होता है, लोग ट्रेनर बन गए हैं लेकिन लोगों को बॉडी की एनाटॉमी की समझ नहीं है। भाई किस चीज की एक्सरसाइज करानी है, किस एंगल से बॉडी को मोड़ो, मतलब आप फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, नहीं पता है। उल्टी सीधी एक्सरसाइज लोग करवाते हैं, वो भी एक समस्या है। हेल्थ को लेकर इंडियन फूड जिसकी चर्चा होनी चाहिए और चर्चा नहीं होती, आप कोई ऐसे फूड बता सकते हैं जो हेल्थ को लेकर अच्छे होते हैं लेकिन चर्चा कम है, जानते कम है लोग? इंडियन फूड की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं तो हमेशा इंडियन फूड का ही समर्थक हूँ। अपने भारत के अंदर जो है खाने में बहुत विविधता है। अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं इंडियन फूड जिसकी लोग अंडररेटेड है, तो मैं बोलूँगा कि आप देखिए, जैसे मखाने हो गए। मखाना क्या है कि बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, बहुत अच्छा सोर्स है मैग्नीशियम का, और दोनों ही बहुत अच्छे आपकी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, मिनरल्स हैं। तो आपको एक तो मखाना कंज्यूम कर सकते हैं, बहुत लो इन कैलोरी है और कॉम्प्लेक्स कार्ब, स्लो डाइजेशन होता है इसका। तो मखाना बहुत अंडररेटेड है। लोग मूवी में पॉपकॉर्न खाते हैं। मैं बोलता हूँ कि आपको मूवी के अंदर जो है ना ऑप्शन देना चाहिए। मैं आज आपके प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूँ कि मखाने का भी ऑप्शन होना चाहिए। जिस तरह से लोग मंचिंग करते हैं ना, अगर मखाना देंगे तो ज्यादा हेल्दियर ऑप्शन है। पॉपकॉर्न से बेटर है, ज्यादा हेल्दियर ऑप्शन है आपका मखाना। अगर आप मखाना खा रहे हैं, मैं तो अपील भी करता हूं इस प्लेटफॉर्म से कि भाई अगर आप डालिए, क्योंकि मैं जाता हूं मूवी देखने ना, तो वहां पे मखाने नहीं मिल रहे होते, पॉपकॉर्न ही आपको खाना है। तो एक ऑप्शन जो है मखाने का, बहुत सस्ता भी है, और हमारे जिस स्टेट्स में होता है उसको प्रमोशन भी मिलेगा। अगर मखाने कंजम्पशन ज्यादा होगा तो वहाँ के जो हमारे किसान भाई पैदा कर रहे हैं उनको सीधा बेनिफिट मिलेगा। और दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, अगर प्रोटीन रिच में थोड़ा से आ जाऊं तो सस्ता प्रोटीन अपने पास क्या है, अगर आप अभी देखेंगे तो अपने पास चना हो गया। चना जो परंपरागत तरीके से अगर आप देखेंगे तो लोग शाम को भिगोते थे और सुबह जो है मूंग और चना खाते थे। कितना हेल्दी, मतलब आज लोग फालतू की चीजों में भाग रहे हैं, लेकिन उस चने के अंदर 2/3 ठीक है कार्ब है, लेकिन 1/3 प्रोटीन है। और सुबह जो है आपको पूरे फाइबर मिल रहे हैं। प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए फाइबर भी होना बहुत जरूरी है, तो आपको फाइबर भी मिल रहा है, आपको पूरी हेल्थ मिल रही है, आप उसका सेवन कर सकते हैं और उसकी कॉस्ट भी बहुत कम है। अच्छा, एक फूड, एक खाद्य पदार्थ जो इंडियन किचन से, इंडियन घर से हटा देना चाहिए और हेल्थ के लिए वो बहुत बेहतर होगा। सर देखिए, अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं कोई एक पर्टिकुलर, तो मैं बोलूंगा कि रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल क्या है कि पूरी तरह से केमिकली प्रोसेस होता है, न्यूट्रिशन उसके अंदर बचता नहीं है, तो और उसके जो ओमेगा 3, 6 और 9 का जो कॉम्बिनेशन होता है वो भी डिसबैलेंस हो जाता है। तो मेरा पर्सनली मानना है कि आप रिफाइंड ऑयल जितना कम यूज करें या न यूज करें तो बेहतर है। आप दूसरे ऑप्शन हमारे पास जो परंपरागत से मस्टर्ड ऑयल हो गया, घी हो गया, जो पहले यूज करते आ रहे थे, अगर आप उनको यूज करेंगे तो हो सकता है जो लाइफ स्टाइल डिजीज जो बढ़ रही हैं उसमें हम कुछ कमी ला सके। ओके। अगर स्टेरॉयड नीति बनाई जाए तो उसमें पहला नियम आप क्या बनाएंगे? यहाँ पे सिर्फ स्टेरॉयड को नहीं, मैं मोहसिन भाई 2-3 चीजें और बताना चाहूंगा। अपने देश के अंदर जो है, आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अपने देश के अंदर 2-3 नीति बननी चाहिए, जो मेरा पर्सनल मानना है, मेरी व्यक्तिगत राय है। एक तो जितने भी जिम हैं उनकी हमें लाइसेंसिंग करनी चाहिए। लाइसेंसिंग कैसे कि आप समझो कि कोई भी जिम खोल ले रहा है और क्या इक्विपमेंट लगा रहे हैं, क्या ट्रेनिंग का वहाँ प्रोग्राम चल रहा है, कुछ पता नहीं है। तो आए दिन जो जिम के अंदर जो है मौतें हो रही हैं, उससे क्या होता है, देश के अंदर बहुत नेगेटिव माहौल बनता है। नेगेटिव माहौल कैसे? एज एम्बेसडर मैं बात करूं तो लोग बहुत जो है डिमोरलाइज होते हैं। अगर कोई ट्रेडमिल पर दौड़ रहा है मानिए और उसका हार्ट अटैक आ गया, तो अब जो ट्रेनर उसको ट्रेनिंग करा रहा था उसकी जिम्मेदारी थी ना कि पहले उसके पैरामीटर्स, फिजिकल पैरामीटर्स चेक करते, टेस्ट करते, भाई इनकी कंडीशन क्या है, इनको हम कितना दौड़ा सकते हैं, नहीं दौड़ा सकते हैं, कि इनकी जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है क्या स्टेटस है, चेक नहीं करते, सबको एक ही तरह से हाँकते हैं। तो सबसे पहले तो जो ट्रेनर हैं इनका प्रॉपर सर्टिफिकेशन, कहीं से पढ़ के आए रहे, कहीं से सर्टिफिकेशन रहे, अपने को एक सरकार को एक अपना सर्टिफिकेशन स्टार्ट करना चाहिए। भाई मान लीजिए कि एक पेपर है, कुछ क्वेश्चंस हैं, आप उस क्वेश्चंस को पहले पास करो, 70% आपके मार्क्स आते हैं, तभी आपको ट्रेनर का ट्रेनिंग देने का सर्टिफिकेट मिलेगा। आपको कब लगा कि स्टेरॉयड के बारे में बात करनी चाहिए?
मैं बताया ना कि जब मैंने 19 साल के लड़के को देखा कि भाई एस्टेरॉयड अब्यूज के कारण उसकी किडनी पूरी तरह से खराब हो गई, तब मुझे लगा नहीं, एस्टेरॉयड के बारे में जो है बात भी करनी चाहिए और लोगों को अवेयर करना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा जो है ना 19-20 साल का, उसकी मैच्योरिटी उतनी ज्यादा नहीं होती है। उसे अगर हम सही पिक्चर दिखाएं कि अगर आप इसे ले रहे हो तो 1 साइकिल 2 साइकिल तक आप नहीं रुकने वाले हो, ये एडिक्शन है और इससे बहुत सारे नुकसान होने वाले हैं। लेकिन आजकल इन्फ्लुएंसर्स का जमाना है, लोग बड़ा सुनते हैं और उन्हें फॉलो करते हैं। फिटनेस इन्फ्लुएंसर जो हैं वो शॉर्टकट बताते हैं, आपने युवाओं को क्या बताना चाहते हैं? वो जो शॉर्टकट बता रहे हैं फिटनेस इन्फ्लुएंसर, उन्हें फॉलो करें नहीं करें? आपने भी कुछ सच बताया लोगों को? मैं चाहता, आपकी वीडियोस हम देखते रहते हैं, लगातार आती रहती हैं। लाइफ में क्या है, कभी भी शॉर्टकट्स नहीं लेना है। कोई भी शॉर्टकट्स जो है ना आपके लॉन्ग टर्म पेन में बदल सकता है, अब कब बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो शॉर्टकट्स लेके लॉन्ग टर्म पेन से अच्छा है ना कि हम लॉन्ग रास्ता लें, लंबा रास्ता लें और हैप्पीनेस की तरफ जाएं, खुशहाली की तरफ जाएं, क्योंकि हर चीज हो सकती है नेचुरली, बस आपको पेशेंस और धैर्य चाहिए। जहां पे आप शॉर्टकट्स में 6 महीने में कर लेंगे, हो सकता है वहां आपको 1-1.5 साल लग जाए, लेकिन वो आप अचीव कर सकते हैं। तो जब आपने स्टेरॉयड के बारे में बातचीत करनी शुरू करी, प्रतिक्रिया कैसी मिली, कैसा रिएक्शन आया लोगों की तरफ से? लोगों का बहुत सपोर्ट है, आप बिलीव नहीं करेंगे, लोग इंडिपेंडेंट तरीके से इस मुहिम को सपोर्ट कर रहे हैं। लोग इस पे बात कर रहे हैं, रील बना रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई क्या नुकसान है। और मैं पूरे इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी से, जो लोग एस्टेरॉयड के अगेंस्ट है, मैं उनसे भी चाहता हूं कि इस मुहिम से जुड़ें, क्योंकि आपकी रीच मुझसे ज़्यादा है और युवाओं तक पहुंचें, उन्हें इसके फायदे नुकसान बताएं। क्योंकि अगर हमने चॉइस दे दी, मेरा हमेशा से मानना है, अगर आपके पास चॉइस है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, तो अपने लिए कोई भी गलत रास्ता नहीं चुनेगा। अगर उसको लगता है कि हाँ जाऊंगा और मेरे शरीर के लिए अच्छा नहीं होगा, कोई भी नहीं जाएगा। लेकिन आज क्या है कि ये इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ऐसे लोगों के, ऐसे ट्रेनर से, ऐसे लोगों से जिन्हें न तो खुद पता है और 2-4 पैसे के प्रॉफिट के चक्कर में उसको झूठा वादा करते हैं कि भाई तेरी बॉडी बन जाएगी और कुछ नुकसान नहीं है। उसे पता नहीं है लड़के को कि भाई इसे बहुत नुकसान होने वाला है। अगर उसे सच्चाई पता हो जाए तो शायद इनके बहकावे में नहीं आएगा और अपनी जिंदगी बचा लेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और मुझे लगता है कि आपके मिलने जुलने वाले भी ये सवाल आपसे बहुत करते होंगे। आप सिविल सर्विस और फिटनेस को कैसे बैलेंस करते हैं? बहुत सिंपल है सर, मैं अनुशासित लाइफ जीता हूं और सुबह के 1 से 1.5 घंटे अपनी फिटनेस पे देता हूँ। आप ये कह लो कि मेरी पूरी बैटरी 1 से 1.5 घंटे में चार्ज हो जाती है। फिर दिन भर जो है अपनी देश सेवा के लिए है, अपने ऑफिस के कामों के लिए है, जो भी चीज़ करनी है उसके लिए है। तो बहुत सिंपल है, मैं 1.5 घंटे में अपना जो फिटनेस है उसको मेंटेन कर लेता हूँ। उसके बाद उस फिटनेस से जो ऊर्जा मेरे अंदर आती है उससे फिर दिन भर काम कर लेता हूँ। आपके अधिकारी साथी कहते नहीं है इतना टाइम कहाँ से निकाल लेते हैं आप, क्योंकि बिजी रहते हैं? हर कोई बोलता है सर, हर कोई बोलता है इतना टाइम कहाँ है, हर कोई बोलता है सर। मैं यही बोलता हूँ कि आपके पास जो चीज करना है उसके लिए टाइम है। कभी सीनियर अधिकारी ने नहीं कहा भाई ये एक्सरसाइज करते रहते हैं, रील बनाते रहते हैं, जरा देखो कुछ काम वाम भी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? नहीं सर, मैं 200% काम करता हूं सर। और ये जो रील बनाना हो गया या सोशल मीडिया पे, क्योंकि ये भी मेरी जिम्मेदारी है एज ए फिट इंडिया एम्बेसडर, फिटनेस को प्रमोट करना, लोगों तक सही बात पहुंचाना, वो भी मेरी जिम्मेदारी है। तो जो भी छुट्टी का समय मुझे मिल जाता है उस दरमियान मैं ये सारे काम करता हूं सर। कभी आप जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, कभी मन में आया कि यार छोड़ देता हूं, नहीं हो पा रहा है? देखिए सर, यूपीएससी तो मेरे लिए ऐसा था ना कि कभी डाउट ही नहीं रहा, संदेह ही नहीं रहा कि होगा कि नहीं होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरा एक रूममेट था, वो सुबह उठ के ही बोलता था, यार नरेंद्र अपना सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इतने % लोगों का होता है, ये है वो, डेली आंकड़े लेके रोना शुरू। मैंने कहा भाई देख, तेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा मुझे नहीं पता, ये सिलेबस है यूपीएससी का, ये टॉपिक्स है, मैं सब पढ़ के जाऊंगा, इसमें से कुछ पूछेगा यूपीएससी तो मैं लिख के आऊंगा। तो जब मैं पढ़ के जा रहा हूँ, तैयार करके जा रहा हूँ, लिख के आऊंगा, तो नहीं होने का तो प्रश्न ही नहीं है। बिल्कुल, मैं अपनी प्रिपरेशन करके जा रहा हूँ, तो कभी नहीं सोचा कि नहीं होगा। अच्छा, आपने रोने की बात करी तो उससे मुझे याद आया, कभी आंसू आए हैं और उन आंसुओं को कभी किसी ने देखा है, और अगर देखा है तो आपसे क्या कहा है? नहीं सर, मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ और खुशी के आंसू मेरे आए हैं। और जब मैं पहली बार प्रीलिम्स पास हुआ था, जब एग्जाम यूपीएससी का, तो मैं पहला इंसान था जो किसी प्रीलिम्स पास हुए इंसान से मिला था, मतलब अपने आप से ही मिला था। तो जो होता नहीं सर कि जो आप चाहते हो जब आप कर लेते हो तो यू फील बेटर, तो जो आंसू निकलते हैं ना, वो वाले आंसू निकले सर। ओके, कोई यूपीएससी का सब्जेक्ट जो जिम में मदद करता है? जिम में? हाँ। तब देखो, सब्जेक्ट अगर यूपीएससी की बात करें तो मेरा ऑप्शनल
जगरफी था। हाँ, और अगर जगरफी मैंने समझी तो भाई जो मेरे बॉडी की जगरफी है, हाँ, जो मसल्स वगैरह हैं, वो थोड़ी बहुत जो है हाँ, हेल्पफुल हो सकती है भाई, कि अपने बॉडी को सही टेरेन में रखना है, सही सही तरीके से रखना है। ओके। आपके लिए ज्यादा रोमांचक क्या है, यूपीएससी क्लियर करना या अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ डेडलिफ्ट करना? सर देखो, डेडलिफ्ट में क्या होता है, आप वजन उठाते हो, आप वजन गिराते भी हो, कई बार उठता है, कई बार नहीं उठता है, लेकिन उसका अलग मजा है डेडलिफ्ट का। लेकिन यूपीएससी में आपके पास ऑप्शन ही नहीं है सर, वहां तो गिरा सकते ही नहीं ना, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ऊपर जाने ही जाना है, करना ही करना है। दोनों का अलग मजा है। डेडलिफ्ट की क्या वेट अभी तक आपने उठाया सबसे ज्यादा सर वजन? मेरा 197 रहा है। 197? हाँ, और बिना बेल्ट के मैं अपनी, देखिए सर एक चीज और मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ, जो आपने डेडलिफ्ट की बात छेड़ी दी है, तो बच्चों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैं देखता हूँ कई बार बच्चे जो है 20-20 किलो का वजन लगा के बेल्ट लगा लेते हैं, बेल्ट लगा के तुरंत करते हैं। आप एटलीस्ट अपने आप को मौका दो, जो कोर की स्टेबिलिटी है तभी बढ़ेगी जब आप थोड़ा उसको चैलेंज करोगे। जब हैवी वेट से नहीं मारो, लाइट वेट से कर रहे हो, तो बेल्ट मत लगाओ, उसमें आपकी कोर को एंगेज होने दो, यू फील योर कोर, सो दैट आपकी जो कोर की स्टेबिलिटी है, जो मसल्स है ना, वो थोड़े स्ट्रांग बने। अगर आप शुरू में बेल्ट लगा लोगे, बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि सबको देख रहे हैं बेल्ट लगा लिया, वो नहीं करना है। हम आपकी रील्स देख रहे थे, तो उसमें हमने देखा कि पारंपरिक एक्सरसाइज तो सब करते हैं, कसरत सब करते हैं, आप कुछ नए नए तरीके एक्सरसाइज करते हैं, कुछ नए नए करतब वहां पर दिखाते रहते हैं। ये कहीं से सीखते हैं आप या खुद इजाद कर रहे हैं नए सेटअप इन एक्सरसाइज? नहीं सर, आजकल मैं कैलिस्थेनिक सीख रहा हूँ। कैलिस्थेनिक क्या है कि बॉडी वेट एक्सरसाइज होती है, और आप उसमें जो है अपने बॉडी के ऊपर ही अलग अलग तरीके से मूवमेंट्स आप करते हो। तो आजकल मैं कैलिस्थेनिक सीख रहा हूँ। जिम्नास्टिक मैंने थोड़ी सीखी है बेसिक, तो कुछ आपको जिम्नास्टिक्स के मूव्स दिखते होंगे जो आप बोल रहे हैं। बाकी मैं परंपरागत मार्शल आर्ट्स, मैंने बोला, वो भी प्रैक्टिस करता हूँ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करता हूँ, रनिंग भी करता हूँ, तो सारी विधाओं में मैं ट्रेनिंग करता हूँ। अच्छा, सुना है कि आप चाय, कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक से दूर रहते हैं? नहीं सर, मैं ब्लैक कॉफी लेता हूँ और बाकी अवॉइड करता हूँ। अच्छा, आपने कभी लाइफ में स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। कभी नहीं? नो, कोई इंजेक्शन कभी कुछ? नॉट एट ऑल सर। तो ये बॉडी जो ये बनाई है आपने, कैसे बनाई फिर? ये एकदम नेचुरल है सर, और इसको बनाने में कई साल लग गए सर। अच्छा। और बहुत आपको डिसिप्लिन चाहिए, अगर आपको मसल, देखिए सर, मसल की मैच्योरिटी होती है। एक तो आप आज शर्ट पहनकर आए हैं, ये अच्छी बात नहीं है। लोगों को कैसे पता चलेगा इस शर्ट के पीछे कितनी शानदार बॉडी छुपा रखी है आपने? नहीं, थोड़ा दिखाइए, तभी तो इंस्पायर होंगे लोग। लोगों को पता है सर, मेरे सोशल मीडिया के हमारे अलग ऑडियंस है, यहाँ अलग लोग जुड़ रहे हैं। सोशल मीडिया के पेज पे जाके आप देख सकते हैं मुझे, वहां मेरे शर्टलेस जो है वीडियो भी होंगे, या यहीं पर थोड़ी सी दिखाइए जरा। बिल्कुल ये मछलियां दिखा दीजिए। ये बाइसेप तो दिख ही रहा है। कितनी बाइसेप्स है आपकी? सर पंप होने के बाद 17 प्लस हो जाती है। 17 प्लस होती है, दिखाइए जरा ऐसे, कैसे जैसे वो पोज बनाते हैं। अब इतना और चेस्ट में प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं हूँ, मैं शौकिया वाला हूँ। और चेस्ट क्या आपका? आई डोंट नो एग्जैक्ट पोजिंग मोशन। शर्टलेस नहीं होंगे? चेस्ट थोड़ी सा तो एब्स दिखा दीजिए। छोड़िए भाई। अच्छा, ये भी सुना है कि आप अपने बगीचे में पालक, अमरूद, नींबू, केला उगाकर नेचुरल आप डाइट लेते हैं? नहीं, बिल्कुल है। सीजन आता है तो ये सारी चीजें, नींबू तो मेरे घर का ही होता है हमेशा से ही। अब पालक और मेथी का सीजन होता है, मूली का सीजन होता है, तो वो भी घर पे उगाते हैं। ओके। किचन गार्डन में। चाय छोड़ना ज्यादा मुश्किल है या चीनी? सर मैं तो बोलता हूँ चाय और चीनी दोनों छोड़ देने चाहिए। चीनी छोड़ना ज्यादा मुश्किल है लोगों को। अब मैं छोटा सा रैपिड फायर शुरू कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी से आप जवाब दीजिएगा बिना सोचे। ज्यादा पसीना वर्कआउट से आता है या काम के टेंशन से? सर वर्कआउट से। अगर फिटनेस एक ऐप होती तो उसका नाम क्या रखते आप? फिट इजी। सोचा है आगे, इसका मतलब आपके आने वाले समय, जैसे आपने जवाब दिया है ना तुरंत, इसका मतलब रैपिड फायर है, ये तुरंत जवाब देना। हाँ बिल्कुल, तो इसका मतलब चल रहा है, दिमाग में चल रहा है। अब ये कॉपी भी हो सकता है। फिटनेस बहुत आसान है, फिट इजी। ओके। कॉपी क्यों करना सर? अब मैंने बोल दिया, मेरा कॉपीराइट है सर इस पे। फिट इजी। आइए, अब आपका रिकॉर्ड हो गया। जिम में सबसे डरावना लेग डे या ट्रेनर का बिल? दोनों नहीं सर, बिल तो मैं कभी अब खुद ही ट्रेनिंग करता हूँ। और लेग डे जैसा कुछ नहीं है, मैं तो खूब अच्छा लाइक करता हूँ लेग को। अगर सिर्फ एक चीज खाकर फिट रह सकते हैं तो वो क्या होती? एक चीज खा के फिटनेस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सर। यू हैव टू टेक बैलेंस डाइट। ओके, पॉसिबल नहीं है। बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, बैलेंस डाइट सर। ओके। ऑफिस वर्कर्स के लिए आपकी 3 सबसे आसान फिटनेस टिप्स क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है। जितने भी लोग ऑफिस जा रहे हैं, सबसे पहली टिप्स
कि आप मॉर्निंग में शूज पहनिए, बाहर निकलिए। दूसरी एडवाइस कि लोग रात का खाना वाना छोड़ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना, अवेयरनेस लेके, यानी कि आप खा क्या रहे हो, बी अवेयर व्हाट एवर यू आर ईटिंग। सबसे दूसरी चीज। तीसरी चीज कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी। रिजल्ट के पीछे मत भागो कि मैंने 10 दिन कर लिया, अरे कुछ कम नहीं हुआ। ऐसे लोग देखना शुरू कर देते हैं ना, भाई कुछ कम नहीं हुआ, अरे यार कुछ नहीं हो रहा है। कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहिए, और कोई टिप्स नहीं है सर। रिजल्ट आएगा ही आएगा। आजकल लोग फिटनेस के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं फिर से बोल रहा हूँ मोहसिन भाई कि लाइफ में जो आदमी जो करना चाहता है उसके लिए टाइम ही टाइम है। उनकी प्रायोरिटी नहीं होती फिटनेस। लेकिन जब वो कभी हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं या कभी किसी को देख लिया तकलीफ में, तो तुरंत टाइम निकलता है। तो ये बहुत सब्जेक्ट वाला मामला है कि भाई अपने ऊपर जब बीतती है ना, जब आप कभी जाएंगे 10 दिन पर हॉस्पिटल में रह के आइए, नहीं यार फिटनेस करना है यार, ये बहुत अच्छी चीज है, तुरंत टाइम निकले। कहाँ से आ गया टाइम वो? मुझे लगता है कि ये बात मुझे बतानी चाहिए। हम एक बार बात कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड, तो आपने कहा था कि मेरे लिए पैशन है। जैसे लोगों का एंजॉयमेंट होता है किसी को दोस्तों के साथ बैठना, चिल करना, घूमना, आपका एंजॉयमेंट होता है कि मैं सुबह उठूं, जिम जाऊं, वो मेरे लिए सबसे अच्छी समय। हाँ, बिल्कुल। तो लोगों को ऐसा कुछ सोचना चाहिए, इसे काम की तरह नहीं, फिटनेस की तरह नहीं, एंजॉयमेंट की तरह लेना चाहिए, लाइटली लेना चाहिए, पार्ट ऑफ लाइफ हो जाना चाहिए। एंजॉयमेंट भी होना चाहिए। और आप एक चीज सोचिए, अगर आप फिट है ना तो आपकी एनर्जी बहुत हाई रहती है। आप मतलब इफिशियंसी आपकी कम से कम 15-20% बढ़ जाएगी जो आप काम कर रहे हैं। तो इफिशियंसी का ही सारा खेल है। हर इंसान अच्छा ही करना चाहता है ना, अच्छा परफॉर्म करना चाहता है। तो आप फिटनेस अपने लाइफ में लेके आइए। ठीक है। फिट इंडिया मूवमेंट से आपको अब तक का सबसे यादगार अनुभव कौन सा रहा? संडे ऑन साइकिल सर, जब हमारे जीएसटी डिपार्टमेंट ने पार्टिसिपेट किया, हम लोग फिट इंडिया के साथ मिलके किए, पूरे अक्रॉस द कंट्री मोर देन 100 लोकेशंस पे हम लोगों ने एक साथ साइकिल चलाई और अवेयरनेस फैलाई साइकिलिंग के बारे में, हेल्थ के बारे में। वो बहुत अच्छा दिन था मेरे। आजकल एआई से बड़ी जानकारी मिल रही है लोगों को, एआई के बारे में क्या कहना है आपका? सर आप जिसे एआई बोल रहे हैं ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। अच्छा मोहसिन भाई, ये रियल इंटेलिजेंस है, RI है ये। तो आप इसको एआई ना बोलें, ये RI। ये नई डेफिनेशन दी है आपने। मेरे को तो पर्सनली ऐसा लगता है कि लोग एआई बोलते हैं, आर्टिफिशियल, कुछ आर्टिफिशियल है ही नहीं अब। सब कुछ रियल है इसमें। आप मूवी देख लीजिए जो एआई बना रही है, रियल लगती है एकदम से। तो इसे रीनेम कर देना चाहिए, रियल इंटेलिजेंस है, RI है। तो ये आप मांग कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से? मतलब आपने पूछा तो मैं आपको लेकिन नई डेफिनेशन दी है, लेकिन ये अब सही है कि नहीं? आप बताइए, कितना लॉजिकल बात है। लॉजिकल बात। फिटनेस के मामले में एक सरकारी अधिकारी का दिन कैसा होता है? सर फिटनेस के अगर आपने सुबह सुबह कर लिया तो बहुत अच्छा दिन जाता है। कितना भी चैलेंजिंग काम हो, आप थकते नहीं हो, आप एनर्जी से भरपूर रहते हो, तो बहुत ही फायदे हैं उसके। अच्छा दिन निकलता है। आपको फिट रहने के लिए सबसे ज्यादा मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? सेल्फ मोटिवेटेड। ओके। आपकी फिटनेस रूटीन में कौन सी आदत सबसे जरूरी है? फिटनेस रूटीन में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि सुबह सुबह जब मैं उठता हूँ, और सुबह सुबह उठना, मतलब जर्नी वहीं से मेरी स्टार्ट होती है। तो मुझे लगता है कि उठने की जो आदत है ना मेरी फिटनेस के लिए मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके। आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं? अवेयरनेस सर। आम फुली अवेयर रहता हूँ कि अभी चीज़ें क्या चल रही हैं, इमोशन में क्या चल रहा है, तो मैं मैनेज कर लेता हूँ कि अभी कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है, नहीं करना है, कहाँ छोड़ देना है। सेल्फ अवेयर। पब्लिक सर्विस में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? सर पापा से। पापा हमेशा बोलते थे कि बड़ा कुछ करना है। आपने कब महसूस किया कि फिटनेस सिर्फ एक हॉबी नहीं बल्कि आपकी पहचान है? जब मैंने फिटनेस करना शुरू किया, जब मेरी हेल्थ बहुत ख़राब हो गई थी, तो उसके बाद लगा नहीं, इसे छोड़ना नहीं है। और जब मैं फिट इंडिया के साथ जुड़ा और लोग जो अप्रिशिएट करना शुरू किए, तो मुझे लगा नहीं यार ये बहुत अच्छी चीज़ है, छोड़ना ही नहीं, लोगों को मोटिवेट करना है पकड़ने के लिए। ठीक है। सरकारी नौकरी के तनाव के बीच अपनी हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी कैसे रखते हैं? सर तनाव तो बिल्कुल भी नहीं है। तनाव तो कहीं भी हो सकता है। सरकारी नौकरी का अगर जो आप बोल रहे हैं सरकारी नौकरी में तनाव है, सर तनाव तो किसी भी काम में है। और रही बात फिटनेस मेंटेन करने की, तो अपनी दिनचर्या का पार्ट है, लाइफ स्टाइल का पार्ट है। फिटनेस के लिए सबसे बड़ा सेक्रीफाइस क्या करना पड़ता है? कुछ भी नहीं सर, वो तो एंजॉयमेंट है। कभी ऐसा दिन आया कि जब आपने फिटनेस छोड़ने का मन
किया हो? अगर हाँ तो आपने खुद को कैसे वापस बिल्कुल भी नहीं सर, कभी नहीं आया? पार्ट ऑफ द लाइफ। कभी कभी तो माइंड में आ जाता है शुरुआत में। मैं ऐसा हूं सर कि 365 दिन में 360 दिन जिम जाता हूँ, और मुझे कोल्ड कफ हो जाता है ना तब भी मैं जाता हूँ। जैसे मंदिर होता है ना लोगों के लिए, मंदिर में जाके प्रणाम करके आना है, मेरे लिए मेरा जिम मेरा मंदिर है। मैं जाता ही जाता हूँ वहां पे, थोड़ा पूजा कर लूं कम पूजा कर लूं वो मैटर कर सकता है कि मैं बहुत अच्छा फील नहीं कर रहा हूं, सोचता कम वर्कआउट करूं आ जाऊं, लेकिन वो मेरे लिए मेरा टेम्पल है। सुबह उठ के अपनी बॉडी को जाके वहां पे थोड़ा सा लोगों के साथ लड़ना अच्छा लगता है। भारत में फिटनेस को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? कि जिम जाएंगे, जैसे लेडीज के अंदर क्या होता है कि एक्सरसाइज करेंगे तुम पुरुष जैसे बन जाएंगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगी, तो एक तो अवधारणा बहुत फैली हुई है, इसीलिए लोग जिम नहीं जाते हैं कि वजन उठाएंगे तो मेरे डोले मतलब बाइसेप बन जाएंगे। तो जो और जिम जाएंगे तो कई बार आजकल तो ये भी चल रहा है ना कि भाई मर मुरा जाएंगे वहां पे ट्रेडमिल पे। और एक और चर्चा होती है कि इम्पोर्टेंसी को बढ़ावा देती है। हाँ, इनफर्टिलिटी की बात भी हो रही है, स्टेरॉइड भी बहुत बड़ा रीजन है इसका। तो ये सारी चीजें बहुत सारी मिथ है, हम लोग इस पे पूरा पॉडकास्ट कर सकते हैं मिथ के ऊपर कि भाई जिम और एक्सरसाइज ये सब, इसके लिए हम लोग एक अलग से करेंगे, बहुत बड़ा, लेकिन ये जरूरी है और ये बहुत बड़ा इशू है, इसको बात करनी चाहिए। अगर आपको देश में एक फिटनेस रूल लागू करने का मौका मिले तो वो क्या होगा? फिटनेस सबके लिए मैं कंपलसरी कर दूं सर। ये अच्छा रूल होगा, ये होना चाहिए कंपलसरी सर। आप एक काम और कर सकते हैं लाइटर नोट पे कि अगर आप सोचो कुछ इंसेंटिव आप दे दो, जैसे आप सोचो कि अगर आप फिट रहोगे ठीक है तो आपके ऑफिस में अभी हम क्या करते हैं, ऑफिस के अंदर जो है बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड देते हैं कि भाई जिसने बहुत अच्छा जो है काम किया, परफॉर्म किया। बेस्ट फिट एम्प्लॉय का अवार्ड क्यों नहीं दे सकते हम? बिल्कुल, हम उसकी तस्वीर लगाएंगे, डिजिटल डिस्प्ले पे उसको चलाएंगे, पीपल फील हैप्पी, अरे मेरी तस्वीर लग रही है, अरे पापा की तस्वीर लगी थी, बच्चे फील हैप्पी। आपने अपने डिपार्टमेंट में ये सुझाव नहीं दिया? सर अभी आया तो अभी आपको दे रहा हूँ, आगे हम इस पे अभी प्रयास कर सकते हैं, ऐसा कुछ किया जा सकता है। ये तो अभी ऑल ऑफ सडन आपने पूछा तो मेरे अच्छा सुझाव है, मेरे निकल के आया कि भाई मोटिवेशन, हर इंसान को ना सर रिकॉग्निशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। तो रिकॉग्निशन अगर मोटिवेशन उसको मिल जाएगा तो कुछ भी करने के लिए तैयार है। और ये अच्छा, मोस्ट फिट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी या ऑफ द गवर्नमेंट, समथिंग लाइक सरकार भी कर सकती है, जैसे आपने बोला सरकार भी जो है, जैसे अभी सक्सेसफुल मतलब एडमिनिस्ट्रेटर का अवार्ड या जो है बेस्ट सर्वेंट का अवार्ड, गवर्नमेंट सर्वेंट का अवार्ड, उस तरह से बेस्ट फिट एम्प्लॉय। मुझे लगता है मोदी जी सुनेंगे तो शायद इस बारे में विचार करें, क्योंकि वो हेल्थ के बारे में समय समय पर बहुत सारे कैंपेन और सुझाव देते रहते हैं। सर होना चाहिए, गुड गवर्नेंस के लिए अवार्ड देते हैं ना सर, फिटनेस के लिए भी अवार्ड होना चाहिए, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है एज एम्बेसडर। फिटनेस की शुरुआत करने वाले लोगों के लिए आपका पहला स्टेप मंत्र क्या है? यही है कि छोड़ना नहीं है। अगर आपने स्टार्ट कर दिया है तो लगे रहिए, रिजल्ट आएंगे, लेकिन अगर आप छोड़ देंगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे। आपके बैग में हमेशा कौन सा हेल्दी स्नैक रहता है? बैग ही नहीं रखता सर, नहीं रहता। मेरे पास जिम जाते समय केवल मेरे सिपर का जो है बोतल होती है, दैट्स ऑल, आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स सर। ठीक है। फिटनेस के नाम पर अब तक की सबसे क्रेजी चीज कौन सी ट्राई की? कुछ भी नहीं सर, आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग। ओके, मतलब कोई ऐसी क्रेजी थिंग नहीं। कभी IRS ऑफिसर्स की मीटिंग में फिटनेस चैलेंज हुआ? नहीं सर, कोई मौका नहीं लगा। ये होना चाहिए, मीटिंग में आपको कुछ ऐसा चैलेंज रखना चाहिए। कर सकते हैं हम लोग इंकरेजमेंट के लिए लोगों की। अगर आपको एक दिन के लिए जिम और ऑफिस में से एक छोड़ना पड़े तो किसे छोड़ेंगे? नहीं सर, क्यों छोड़ेंगे? सुबह का टाइम है, सुबह ऑफिस खुलता नहीं, ऑफिस 9:30 पे खुलता है और जिम हमारा खुलता है सुबह 6 बजे, तो छोड़ने का नौबत ही नहीं है सर, दोनों हो जाएंगे। अच्छा, योगासन करते वक्त कभी बैलेंस बिगड़ा और कोई फनी मोमेंट क्रिएट हुआ? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। कभी कभी हम देखते हैं ऐसा हो जाता है, मेरे साथ नहीं हुआ सर। ओके। IRS ऑफिस में अगर फिटनेस टेस्ट हो तो कौन टॉपर बनेगा? अपना नाम नहीं ले सकते आप यहाँ पर सर, डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग बहुत फिट हैं लेकिन उतना शो ऑफ नहीं करते, उतना दिखते नहीं है। ओके। एक फिटनेस चैलेंज जो आप अपने किसी कलीग को देना चाहेंगे? मैं चाहता हूं सर कि लोग भागें, दौड़ें, स्प्रिंट करें। ओके। ट्रेडमिल पर दौड़ना या मीटिंग में बैठना? हाँ, आपने ट्रेडमिल पे दौड़ना, मैं दौड़ने की बात कर रहा था। ट्रेडमिल पे दौड़िए, बाहर दौड़िए। अगर आपका चीट डे 24 घंटे का है तो सबसे पहले क्या खाएंगे? सर मेरे को आइसक्रीम बहुत पसंद है। आइसक्रीम कौन सा फ्लेवर? सर मतलब चॉकलेट तो ऑफ कोर्स एवरग्रीन है, लेकिन मैं जो भी टेस्टी होता है ऐसा मैं ट्राई कर लेता हूँ। कभी ऐसा हुआ कि फिटनेस की वजह से ऑफिस के लोग आपको ओवर एनर्जेटिक कहते हैं?
हाँ, कई बार होता है सर कि कहाँ से भागे जा रहे हो, बैठ जाओ आराम से, धीरे से थोड़ा से बात करते हैं। मतलब कई बार इम्पल्सिव, मैं थोड़ा सा इम्पल्सिव हूँ, मतलब आप कुछ काम करता हूँ तो फुल एनर्जी के साथ, ऑफिस में भी ऐसे रहता हूँ, तो कई बार धीरज धरो, बैठ जाओ, आराम से बात करते हैं। नरेंद्र भाई, अगर आखिरी में आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो कह सकते हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि फिटनेस जो है, कहते नहीं फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की बात को आप सब लोग मानिए, जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, आप अपने फिटनेस को अपनी लाइफ स्टाइल में लेके आइए और से नो टू स्टेरॉइड। जो हमारे यूथ हैं, जो बच्चे शॉर्टकट से बॉडी बिल्ड करना चाहते हैं, बड़ा वाला नो है उनके लिए, नो शॉर्टकट्स, ओनली लंबा रास्ता लीजिए, और शॉर्टकट्स अगर आप लेंगे तो लॉन्ग टर्म पेन हो जाएगा। इस चीज़ को मानिए और से नो टू स्टेरॉइड, एकदम स्टेरॉइड यूज नहीं करना है, कोई भी एनाबॉलिक नहीं लेनी है। और इसके बारे में हम बहुत जल्द और सारी बातें करने वाले हैं। आप अपने पेज के बारे में बता दीजिए, जहां दर्शक आपसे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज है हमारा, नरेंद्र_यादव_IRS। आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावे आप अगर सोशल मीडिया पे कहीं भी आप सर्च करेंगे हमारा जो कैंपेन है, आप इस कैंपेन से जुड़िए, क्योंकि हमें अपने भारत को मजबूत बनाना है, हमें अपने नागरिकों को, जो आने वाला भविष्य है, उसको बचाना है। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं मोहसिन भाई। इसी तरह से आप, जैसे मैं आपकी पॉडकास्ट देखता रहता हूं, तो बहुत गणमान्य अतिथि यहाँ पे आते हैं और अपनी बातें रखते हैं, और ये बातें कई बार बहुत मोटिवेशनल होती हैं, और कौन सी बात किसको अच्छी लग जाए और अच्छा कार्य हो जाए, तो आप मैं आपको साधुवाद देता हूँ, आप ऐसे कार्य करते रहिए, बहुत बेहतरीन। थैंक यू सो मच नरेंद्र भाई, आपने समय दिया, सारे सवालों के बेबाकी से जवाब दिए, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ सीनियर IRS अधिकारी, फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर, से नो टू स्टेरॉइड नया कैंपेन लाने वाले और युवाओं को जागरूक करने की कोशिश कर रहे नरेंद्र यादव जी, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। अगले एपिसोड में मिलेंगे नए मेहमान के साथ। आप देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए MK टॉक्स। नमस्कार, आदाब।